बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ हमास, पीएम मोदी ने की तारीफ। पीओके में खत्म हुआ आंदोलन, झुकने को मजबूर हुई पाक सरकार। जर्मनी में म्यूनिख हवाई अड्डे पर ड्रोन से मचा भयंकर बवाल। रूस के काउंटर अटैक से यूक्रेन को हुआ बड़ा नुकसान। जीएसएफ ने रोके जहाज, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति देखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। गाजा पट्टी में इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा मोड़ आ गया है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और सभी इजरायली बंधकों की रिहाई का ऐलान भी कर दिया है। यह फैसला 3 अक्टूबर 2025 को सामने आया, जब हमास ने कहा कि वे बंधकों को लौटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बशर्ते इजराइल हमले को रोके और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। इस ऐतिहासिक कदम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति का स्वागत है। बंधकों की रिहाई शांति की ओर महत्वपूर्ण कदम है। भारत सभी ऐसे प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता रहेगा। मोदी का यह बयान भारत की मध्य पूर्व नीति को मजबूत करता है, जहां देश हमेशा शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। ट्रंप ने भी वैश्विक नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। हालांकि इजराइल ने अभी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे युद्ध विराम की राह काफ़ी आसान हो सकती है। यह विकास लाखों प्रभावितों के लिए उम्मीद की किरण है, जो 2023 से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं पीओके के मामले का, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार कई दिनों से चल रहा जन आंदोलन अब थम गया है। पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के बीच हुए समझौते में सरकार ने 38 में से 21 मांगों पर स्वीकृति दे दी है, यानी कि 21 मांगों को सरकार ने मान लिया है। इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने सभी विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में अगले 3 दिनों तक शोक जुलूस निकाले जाएंगे। समझौते के तहत विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा भी दिया जाएगा और उनके एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी दी जाएगी। घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिंसा और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी न्यायिक जांच भी करवाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या घटाकर अधिकतम 20 करने का फैसला कर लिया है। मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जल्द ही घोषणा होगी। संपत्ति हस्तांतरण कर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दरों के समान किया जाएगा। 2019 के हाई कोर्ट के जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसलों को लागू कर दिया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा भी कर दिया जाएगा। वहीं 1300 सीसी वाहनों से जुड़ी परिवहन नीति की समीक्षा भी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ जर्मनी की, जहाँ से एक बड़ी घटना का मामला सामने आ रहा है। जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे पर गुरुवार की रात दिखे एक संदिग्ध ड्रोन ने यात्रियों और एयरपोर्ट प्रशासन में खलबली मचा दी। इस घटना के बाद एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने क्षेत्र में ड्रोन देखे जाने की घटना के बाद यह कदम उठाया है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी का नवीनतम मामला है। इसके चलते 17 उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया, जबकि कई फ्लाइट को डाइवर्ट भी करना पड़ा। हवाई अड्डे के संचालकों ने बताया कि जर्मनी के हवाई यातायात नियंत्रण यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रात 10 बजे के बाद उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद उड़ानें पूरी तरह से रोक दी गईं। म्यूनिख हवाई अड्डे पर जर्मनी की संघीय पुलिस के प्रवक्ता स्टीफन बायर ने बताया कि उड़ानों का परिचालन सुबह 5 बजे से दोबारा
शुरू हो गया। हालांकि बायर ने तत्काल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को कुछ उड़ानें जल्दी रवाना की गईं। अधिकारियों ने बताया कि 17 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसके चलते लगभग 3000 यात्री यहां फंसे रहे। वहीं 15 आने वाली उड़ानें जर्मनी के अन्य 3 हवाई अड्डों और ऑस्ट्रिया के वियना हवाई अड्डे पर डाइवर्ट कर दी गईं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन था, मगर यूरोपीय अधिकारियों ने इस बात पर गहन चिंता जताई है कि इसके पीछे रूस हो सकता है। रूस ने डेनमार्क में हाल ही में हुई ड्रोन घटनाओं में शामिल होने के दावों को खारिज किया। पिछले महीने रूस और बेलारूस के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ ड्रोन पोलैंड के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद पोलैंड और नाटो ने उन्हें मार गिराने के लिए लड़ाकू जेट तैनात किए थे। इस सप्ताह कोपेनहेगन में हुए यूरोपीय संघ और यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में ड्रोन से उत्पन्न खतरे पर व्यापक चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस खतरे को कम करने और उसे विफल करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में है। बीते 3 सालों से चले आ रहे रूस यूक्रेन संघर्ष में नई तीव्रता आ गई है। यूक्रेन की ओर से रूसी तेल रिफाइनरी और रासायनिक संयंत्रों पर ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन उत्पादन केंद्रों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 4 ऐसे प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूसी मिसाइलों को यूक्रेन के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए संशोधित किया गया था, जिसकी वजह से ये हमले सफल रहे। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्ट्राइक्स रूसी सेना की रणनीति की चाल हैं, जो यूक्रेन की ड्रोन क्षमता को कमज़ोर करने का प्रयास है। यूक्रेन के ड्रोन बेड़े को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे फ्रंटलाइन पर उनकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग की है। दूसरी ओर रूस का दावा है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं। यह घटनाक्रम युद्ध को और लंबा खींच सकता है, जहां दोनों पक्षों के नागरिकों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। रूस जहां एक साल में 1000 मिसाइलें बना रहा है, वहीं सारे यूरोपीय देश मिलकर सिर्फ 300 मिसाइल रोक सकते हैं। लेकिन एक बैलिस्टिक टारगेट को रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों की ज़रूरत मानी जाती है, यानी रियल काउंटर कैपेसिटी सिर्फ 150 टारगेट्स की है। अब बात कर लेते हैं इजराइल और गाज़ा की। इजराइल ने गाज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में ग्लोबल सुमुस फ्लोटिला के 40 से अधिक जहाज़ों को रोकने के बाद पकड़े गए सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को निर्वासित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर 2025 को इजरायली नौसेना द्वारा इंटरसेप्ट किए गए इस फ्लोटिला में सहायता सामग्री ले जाने का दावा किया गया था, लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया कि जहाज़ों में कोई सहायता नहीं मिली, केवल कार्यकर्ता ही सवार थे। अब तक 4 इतालवी नागरिकों को सबसे पहले निर्वासित कर दिया गया है, जबकि शेष 440 से अधिक प्रतिभागियों के लिए प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसमें स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यह फ्लोटिला गाज़ा की समुद्री नाकाबंदी को चुनौती देने और मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से निकला था, जो 2023 के इजराइल हमास संघर्ष के बाद से कायम है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया के बाद वापस भेजा जाएगा, लेकिन संगठनकर्ताओं ने इसे अवैध हिरासत करार दिया है। दुनिया भर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। इटली में यूनियनों ने हड़ताल भी शुरू कर दी है, जबकि लंदन, न्यूयॉर्क और बेरूत जैसे शहरों में हजारों ने सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीनियों और कार्यकर्ताओं के समर्थन में नारेबाजी भी की। इजराइल ने दावा किया है कि फ्लोटिला प्रचार स्टंट था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कैमरों और डेटा के जरिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने में सफलता पाई। इस घटना से मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज़्यादा गहरा रहा है, जहां गाज़ा में मानवीय संकट चरम पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नाकाबंदी हटाने की मांग को दोहराया है, जबकि अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं।
तो दोस्तों ये था दुनिया का हालचाल, और इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।